नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर कोई कानूनी मामला, कोई केस गलत शहर या गलत अदालत में फाइल हो जाए तो क्या होता है? आज हम सिविल प्रोसीजर कोड के उन्हीं सेक्शंस को, यानी सेक्शन 21 से लेकर 25 तक समझने वाले हैं। ये वो रूल बुक है जो बताती है कि इस तरह की गड़बड़ी होने पर क्या करना है। ये वो नियम है जो तय करते हैं कि अदालत के अधिकार क्षेत्र, यानी यूरिस्डिक्शन पर कब और कैसे सवाल उठाया जा सकता है और मामलों को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में कैसे भेजा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी बातचीत इन 6 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गलत जगह पर मुकदमा करने की असल समस्या क्या है। फिर देखेंगे कि इस पर आपत्ति जताने के नियम क्या हैं। इसके बाद जानेंगे कि कानून कैसे बार बार के मुकदमों को रोकता है। फिर समझेंगे कि केस को ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि कानून कैसे तकनीकी बातों से ऊपर उठकर न्याय को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक मुकदमा दायर करना एक पार्सल भेजने जैसा है। अगर उस पर लिखा पता, यानी अदालत का अधिकार क्षेत्र या जुरिस्डिक्शन गलत है, तो वो कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, है ना? कानून की भाषा में इसी पते की गलती को जुरिस्डिक्शन का मुद्दा कहते हैं, और यकीन मानिए यहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कोई केस गलत अदालत में दायर हो जाता है तो आखिर होता क्या है? क्या वो केस वहीं पर खारिज हो जाता है या फिर उसे सही रास्ते पर लाने का कोई तरीका है? अच्छी बात यह है कि सेक्शन 21 से 25 इन्हीं सारे सवालों का एक बहुत ही साफ और सिस्टमैटिक जवाब देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगर आपत्ति उठानी है तो उसके नियम क्या हैं। सेक्शन 21 इसी के बारे में है। देखिए, कानून के पीछे की सोच यह है कि सालों की कार्यवाही के बाद किसी केस को सिर्फ एक छोटी सी टेक्निकल गलती की वजह से खारिज ना कर दिया जाए। इसलिए अगर किसी पार्टी को लगता है कि केस गलत कोर्ट में चल रहा है तो उसे अपनी आवाज, अपनी आपत्ति जल्द से जल्द, मतलब पहले ही मौके पर उठानी होगी, देर से नहीं। अब ये स्लाइड बहुत बहुत जरूरी है। मान लीजिए निचली अदालत से फैसला आ गया और आप अपील में, यानी ऊपरी अदालत में जाके कहते हैं कि अरे उस कोर्ट का तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। आपकी बात सुनी तो जाएगी, पर सिर्फ तब जब आप ये 3 शर्तें एक साथ पूरी करें। पहली, कि आपने ये आपत्ति पहली ही अदालत में उठाई थी। दूसरी, कि आपने इसे जल्द से जल्द उठाया हो, केस के मेन इश्यूज तय होने से भी पहले। और तीसरी, जो कि सबसे जरूरी है, आपको यह साबित करना होगा कि उस गलती की वजह से आपके साथ सच में अन्याय हुआ है। यह एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, जुरिस्डिक्शन की हर गलती एक जैसी नहीं होती। जगह यानी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या फिर पैसे यानी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से जुड़ी गलती एक ऐसी भूल है जिसे माफ किया जा सकता है अगर आपने टाइम पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो। लेकिन अगर अदालत के पास उस सब्जेक्ट मैटर पर, मतलब उस विषय पर सुनवाई का अधिकार ही नहीं था, तो ये घातक गलती है। इसे सुधारा नहीं जा सकता। ऐसी अदालत का दिया हुआ फैसला शुरू से ही शून्य यानी नल एंड वॉइड होता है और उसे किसी भी स्टेज पर चैलेंज किया जा सकता है। इसी सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने किरण सिंह बनाम चमन पासवान के ऐतिहासिक मामले में एकदम साफ कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जुरिस्डिक्शन के बिना दिया गया फैसला बेशक शून्य है, लेकिन ये नियम सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन पर लागू होता है, न कि जगह या पैसे की सीमाओं वाली गलतियों पर। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप सही समय पर आपत्ति नहीं उठाते हैं तो कानून ये मान लेगा कि आपने उस गलती को स्वीकार कर लिया है। अब हम एक ऐसे नियम पर आते हैं जो कानूनी प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल को रोकता है। सेक्शन 21A, जिसे हम वन शॉट रूल भी कह सकते हैं, यह पक्का करता है कि एक ही मुद्दे को लेकर बार बार अंतहीन मुकदमेबाजी ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर आप एक केस हार गए हैं तो आप सिर्फ इस आधार पर एक बिल्कुल नया मुकदमा दायर नहीं कर सकते कि भाई पहली वाली अदालत का तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। नहीं, अगर आपको आपत्ति थी तो उसे उसी केस में अपील या रिवीजन के जरिए उठाना चाहिए था। कानून आपको दूसरा मौका नहीं देता ताकि फैसलों में एक तरह की स्थिरता, एक फिनैलिटी बनी रहे। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की आपत्ति जताने की। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर केस को एक अदालत से दूसरी में ले जाना हो तो उसका प्रोसेस क्या है। इसके लिए सेक्शन 22 और 23 में एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। सेक्शन 22 जो है वो प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट को एक अधिकार देता है। मान लीजिए कोई मुकदमा एक से ज्यादा अदालतों में दायर किया जा सकता है और वादी यानी प्लेंटिफ अपनी सुविधा से किसी एक को चुन लेता है। तो ऐसे में डिफेंडेंट उस केस को किसी दूसरी काबिल अदालत में ट्रांसफर करवाने के लिए अर्जी दे सकता है। बस शर्त यहां भी वही है, ये आवेदन जल्द से जल्द करना होगा।
तो सवाल ये है कि ट्रांसफर की अर्जी देनी कहाँ है? सेक्शन 23 इसका जवाब देता है। चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। अगर दोनों अदालतें जहां केस है और जहां ले जाना है एक ही अपेलेट कोर्ट के नीचे आती हैं, तो अर्जी उसी अपेलेट कोर्ट में लगेगी। अगर दोनों अदालतें अलग अलग अपेलेट कोर्ट्स के नीचे हैं पर उनका हाई कोर्ट एक ही है, तो अर्जी हाई कोर्ट में लगेगी। और अगर दोनों अदालतें अलग अलग हाई कोर्ट्स के दायरे में आती हैं, तो अर्जी उस हाई कोर्ट में लगेगी जिसके नीचे मुकदमा पहले दायर हुआ था। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी ट्रांसफर शक्तियों की। सेक्शन 24 और 25 में हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी मामले एक जगह से दूसरी जगह भेजने की बहुत बड़ी, बहुत व्यापक शक्तियां दी गई हैं। सेक्शन 24 जो है वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये शक्ति देता है, और इसकी खास बात यह है कि अदालत किसी की अर्जी के बिना भी अपनी पहल पर, जिसे सुओ मोटो कहते हैं, एक्शन ले सकती है। वो किसी भी मुकदमे, अपील या किसी भी कार्रवाई को ट्रांसफर कर सकती है या वापस ले सकती है। ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब दोनों पार्टियों की सुविधा का संतुलन बनाना हो या एक जैसे मामलों में अलग अलग फैसले आने का डर हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि अगर किसी पार्टी को उचित आशंका है कि उसे न्याय नहीं मिलेगा, तो केस ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। कुलविंदर कौर के केस में ये साफ किया गया कि किसी एक पार्टी को होने वाली मामूली असुविधा केस ट्रांसफर का आधार नहीं बन सकती। आपको एक वास्तविक कठिनाई साबित करनी होगी। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि दूसरी अदालत मेरे लिए ज्यादा सुविधाजनक होती। इसके बाद आती है सेक्शन 25, जो कि सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में या एक राज्य की सिविल अदालत से दूसरे राज्य की सिविल अदालत में भेज सकता है। इसका दायरा पूरे देश में फैला है और ये न्याय को सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा जरिया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बनाम रामकृष्ण हेगड़े के मामले में कहा गया था कि सेक्शन 25 के तहत सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है न्याय के उद्देश्यों को पूरा करना। ये एक बहुत व्यापक आधार है जो कोर्ट को किसी भी तकनीकी नियम से ऊपर उठकर वो करने की शक्ति देता है जो न्याय के हित में हो। चलिए अब फटाफट इन दोनों शक्तियों की तुलना करते हैं। सेक्शन 24 का दायरा राज्य या जिले के अंदर ही है और इसका आधार है उचित आशंका। वहीं सेक्शन 25 का दायरा पूरे देश में राज्यों के बीच है और इसका सिर्फ एक आधार है न्याय के हित में। ये टेबल दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? इन सभी सेक्शंस का जो मूल विषय है वो एक ही है। प्रक्रिया के जो सख्त नियम हैं और जो असली न्याय का अंतिम लक्ष्य है, उनके बीच एक बैलेंस बनाना। कानून ये पक्का करना चाहता है कि कोई छोटी मोटी तकनीकी गलती न्याय के रास्ते में रुकावट न बन जाए। ये आखिरी सारांश तालिका एक क्विक रिवीजन के लिए है। सेक्शन 21 आपत्ति के लिए ट्रिपल टेस्ट की बात करता है। सेक्शन 21A नए मुकदमों पर रोक लगाकर अंतहीन मुकदमेबाजी को रोकता है। सेक्शन 24 हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को राज्य के अंदर मामले ट्रांसफर करने की शक्ति देता है, और सेक्शन 25 सुप्रीम कोर्ट को न्याय के उद्देश्यों के लिए राज्यों के बीच मामले ट्रांसफर करने की सर्वोच्च शक्ति देता है। और हम इस विश्लेषण को एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। कानून प्रक्रिया में हुई गलतियों के लिए एक सेफ्टी नेट तो देता है, पर एक ऐसी गलती जिसे सुधारा जा सकता है और एक ऐसी घातक भूल जो पूरे केस को ही शून्य कर दे, इन दोनों के बीच की वो महीन रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कानून और न्याय के गहरे सिद्धांतों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।